हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो रेडी आज के इस प्रैक्टिस सेशन के लिए? क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ा दिया तो फिर वो मिक्सअप होता चलेगा। इससे बेहतर है कि हम उससे पहले ही प्रैक्टिस और टॉपिक्स दोनों को साथ लेकर चलें। पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड पढ़ा, उसके बाद में हमने बात की चौसर के बारे में। चौसर के बाद की बातचीत हम शुरू करेंगे 15वीं शताब्दी को लेकर। उससे पहले इन दोनों सेशंस में हमने, यानी इन दोनों टॉपिक्स में हमने जो कुछ पढ़ा उसका सारा समराइजेशन आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग लेकर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन आपके सामने, और रिप्लाई यानी जवाब सब लोग देंगे। डन? तो बताओ, ये रहा पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ एडवांस नजर आएंगे। और जितने हैं, देखिए दो टाइप की मैं प्रैक्टिस आपको दूंगा। आज की जो सेशंस हैं या अभी शुरुआती दौर के जितने भी सेशंस हैं उनमें बेसिक टू मॉडरेट सारे क्वेश्चंस हम लोग कंपाइल लेकर चलेंगे, कंपाइलेशन करेंगे उनका, बेसिक टू मॉडरेट। फिर एक जो है वो प्रैक्टिकल और बेहतरीन सेशन आएगा जो फुल एडवांस लेवल पर होगा। इसके क्वेश्चंस देख के पढ़ने में भी ऐसा लगेगा कि सर क्या ही पूछ लिया आपने, और क्यों ही पूछ लिया आपने। चलो तो शुरू करो फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिगिन इन 410, 449, 1066 और 597। वैसे तो ये चारों ही डेट अलग अलग तरीके से हम लोगों ने याद कर रखी है। अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड की शुरुआत बताई जाती है 449 से। इससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी। 1066 आपका नॉर्मन विजय है, और 597 में संत जो है वो ऑगस्टीन यानी सेंट ऑगस्टीन कहां आते हैं? वो आते हैं इस लैंड पर, यानी इंग्लैंड में आते हैं, और वहां आकर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव जो है वो बढ़ाते हैं। कुछ इस प्रकार की बातचीत हम लोगों ने की है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नो चीटिंग मस्ट बी देयर। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म इंग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ट्राइब्स नेम। जो इंग्लैंड है, जो टर्म है, वो किस ट्राइब के नाम से हमने डिराइव किया है, मतलब उसको जो है वो हम लेकर आए हैं। द टर्म इंग्लैंड, तो आप सभी को पता है कि सर 449 से पहले अगर कोई जो है वो स्टेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद में जो है वो तीन अलग अलग ट्राइब्स वहां पर आती है। और वहां जो ट्राइब्स हैं वो कौन सी है? एंगल्स, जूट्स और सेक्शंस। ये सेल्ट्स जो है वो उससे पहले ही वहां पर थी। सेल्ट्स जो ब्रिटेनिया में पहले से थी, उनके बारे में, सेल्टिक प्रजाति के बारे में बात की गई है। किसके नाम पर ये पड़ा? तो सर ये एंगल्स के नाम पे पड़ा। आपको याद होगा एंगल लैंड आपका है ना, एंगल प्लस लैंड, आगे जाके जो है वो आपका क्या बनता है? इंग्लैंड। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ऐसा कौन सा इवेंट है? अच्छा, मैं क्यों ही इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, तुम खुद देखो। विच इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहां से शुरू कहां खत्म? 449 टू 1006, सॉरी 1066, 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन विजय होती है तो वहां एंड होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, वहां से शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश पीरियड की। तो हम लोग कहेंगे कि सर इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। द डेथ ऑफ किंग अल्फ्रेड नहीं, द बैटल ऑफ ब्रनबर्ग, आपका इन्विजन ऑफ रोमन्स, तीनों ही गलत है। सही आंसर होगा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू इंग्लैंड वॉज, हु वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी हु केम टू इंग्लैंड? सेंट ऑगस्टीन, सेंट पॉल, सेंट बेंडिकिट और सेंट जर्मन। डू इट, डू इट, डू इट। The first Christian missionary to England was, and we very well know
कि सर 597 में जो है वो एडी में कौन आते हैं, सेंट यानी संत ऑगस्टिन आते हैं, और उसके बाद में वो क्रिश्चियनिटी को जो है प्रभावी बनाते हैं इंग्लैंड में। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर, एंड द ऑप्शंस आर एल्फ्रिक बेडे, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट और साइनवुल्फ। There are 4 options. The first one is Alfric Bede, King Alfred the Great, or Cynewulf. So, who is considered the first English prose writer? Who is considered the first English prose writer? See, अल्फ्रिक आपका जो है वो एल्फ्रिक है, बेडे है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है। तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को जो है वो क्या कहा जाता है, ही इज कॉल्ड फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर, या मैं कहूं कि इन्हीं के समय पे जो है वो बहुत सारे बदलाव जो है वो देखने को मिले, एजुकेशनल हो या फिर आपका जो है वो ट्रांसलेशन के वर्क्स हो, एजुकेशन को प्रभावी बनाया इन्होंने। और फेमस है किसके लिए, आपके कहे जाते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रोज राइटर या फादर ऑफ इंग्लिश prose writer, father of English prose writer, Alfred the Great. Alfred the Great. The greatest surviving Old English poem is, the greatest surviving Old English period is The Seafarer, Beowulf, The Dream of the Rood, or Dior's Lament. एक बड़ा अच्छा जो है वो पॉइंट है इसमें। अच्छा, डेवर्स लेमेंट जो है वो कोई एलिजी है, इज इट एलिजी और समथिंग एल्स, क्या आप लोग मुझे बताएंगे? चलो, इसका जवाब क्या है, ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग ओल्ड इंग्लिश पोइम इज, द ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग ओल्ड इंग्लिश पोइम इज द सीफारर, बीवुल्फ, द ड्रीम ऑफ द रूड, और जो आपका फोर्थ है आपका डिओर्स लेमेंट। वास्तविकता में ये कौन सी थी, बीवुल्फ थी। इट वॉज अ एपिक, है ना, इट वॉज अ एपिक, जहां बात की गई थी हेरोइक डीड्स की, एपिक पोइम थी ये आपकी, ठीक है, हेरोइक डीड्स की बात की गई थी। 3183 लाइंस जो है वो इसमें टोटल आपकी शामिल की गई थी, ठीक है। और बीवुल्फ आपका जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डेओर्स लेमेंट जो है वो एक एलिजी है। अभी आप इस बात को ठीक कर लेना, मैं आपको फिर बता दूं, इस पे हमने चर्चा की है, अगर आपने सेशन देखा है, देखो, हाँ बिल्कुल, मैंने वहां पर भी कहा था कि लेमेंट के नाम से कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये एलिजी है, जबकि ये एलिजी नहीं है, जबकि ये एलिजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रीम ऑफ द रोड इज अ विजन ऑफ, मतलब जो ड्रीम ऑफ द रोड है उसमें किसके बारे में बात की गई थी, द फॉल ऑफ मैन, द क्रॉस स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, क्रूसिफिकेशन और क्रूसिफिक्शन, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द क्रिएशन ऑफ अर्थ, इनमें से किसके बारे में जो है वो द ड्रीम ऑफ द रूड में बात की गई थी, ड्रीम ऑफ द रूड में बात की गई थी, ड्रीम ऑफ द रूड, द फॉल ऑफ मैन, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द क्रिएशन ऑफ अर्थ, एंड द one more option we have, the cross speaking about Christ, crucifixion. चलो, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए, कुछ लोगों ने ऑप्शन डी भी कहा है, सबका अपना अपना जवाब है। एक बार इसको देखो फटाफट से, जो ड्रीम ऑफ द रूड है ना, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और इन डेप्थ के जो है वो उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ड्रीम ऑफ द रूड में बात की गई है कि कैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, कैसे ईसा मसीह को जो है वो सूली पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाना, ठीक है, उसके बारे में जो है वो बातचीत की गई है। कौन सा होगा इसका जवाब, होगा ऑप्शन पी। कौन सा होगा, ऑप्शन पी। नहीं, फॉल ऑफ द मैन नहीं है, फॉल ऑफ द मैन नहीं है। जिनको नहीं पता एक बार इसको जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पोएटिक डिवाइस टिपिकल ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री इज, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के समय पे जो पोएटिक डिवाइस जो टिपिकली यूज की जाती थी वो कौन कौन सी थी या कौन सी थी, सिमिली, मेटाफर, कैनिंग और अलिट्रेशन, कैनिंग एंड अलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। The poetic device
टिपिकल ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज, विच वन वॉज? पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ था क्या? नहीं सर, पर्सोनिफिकेशन का यूज नहीं हुआ, ना ही सिमली और ना ही मेटाफर। मेटाफर यूज हुई, लेकिन यूजुअली ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान जो है वो मेटाफर कैसी थी? कंपाउंड मेटाफर थी। मेटाफर ना होके जो है वो क्या थी आपकी? कंपाउंड मेटाफर थी। इस वजह से इसे क्या कहा गया? केनिंग कहा गया। इसे क्या कहा गया? केनिंग कहा गया। और साथ साथ में जो है वो अलिट्रेशन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? अलिट्रेशन का यूज किया गया। राइम जो थी उस पे बात नहीं हुई थी। राइम जो थी उस पे बात नहीं हुई थी। राइम का यूज नहीं किया गया था। राइम का यूज नहीं किया गया था। अलिट्रेशन और स्ट्रेस के बेसिस पे जो है वो पोएट्री में बात हुई थी। स्ट्रेस था, जो है वो मेटाफर थी, लेकिन कैसी थी? कंपाउंड मेटाफर थी। कैसी थी? कंपाउंड मेटाफर थी। तो हम क्या कहेंगे कि सर इसमें केनिंग और अलिट्रेशन का यूज किया गया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान। सो ऑप्शन मस्ट बी सी। ऑप्शन मस्ट बी सी। हु इज द ऑथर ऑफ द ड्रीम ऑफ द रूड अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स? अभी हमने पढ़ा कि ड्रीम ऑफ द रूड में किसके बारे में बातचीत की गई है, उसका जो है वो विजन क्या है। तो उसका विजन हमने क्या बताया कि सर इसमें बात की गई है ईसा मसीह को जो फांसी पर लटकाया गया या सूली पर चढ़ाया गया उसके बारे में चर्चा की गई है। नाउ आई एम आस्किंग यू, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, हु इज कॉल्ड द राइटर और द ऑथर ऑफ द ड्रीम ऑफ द रूड? किसको कहा जाता है? कैडमोन को कहा जाता है, साइनवुल्फ को कहा जाता है, अल्फ्रेड को कहा जाता है, अल्फ्रेड द ग्रेट को कहा जाता है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को, या अनोनिमस है? बताओ। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। साइनवुल्फ, कैडमोन जो पहले क्रिश्चियन पोइट है, कैडमोन जो पहले क्रिश्चियन पोइट है। अच्छा, इसके अलावा अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो किसके लिए फेमस है? प्रोज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? प्रोज के लिए फेमस है। हालांकि उस समय पर बहुत सारे जो राइटर्स थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑथर्स जो है वो अनोनिमसली ही थे, मतलब उनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हमने कुछ प्रमुख जो है वो लोगों के बारे में बात की, जिसमें से कैडमोन हो गया, साइनवुल्फ हो गया, अल्फ्रेड द जो है वो ग्रेट हो गए, ये सब लोग। ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द ड्रीम ऑफ द रूड अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स? तो ऑथर तो हो गए आपके साइनवुल्फ, और दूसरा ये किसका इन्विजन है या किसके बारे में बात करती है? सूली पर चढ़ाना ईसा मसीह को। डन। Which of the following manuscripts contain Beowulf? I already said you, मैं पहले ही आपको कहा था मैंने, और क्या था कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट में जो है वो खास तौर से बीवुल्फ की मैन्युस्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, है ना। बीवुल्फ की मैन्युस्क्रिप्ट पता होनी चाहिए कि उस समय बीवुल्फ में जो लिपि यूज की गई थी वो कौन कौन सी थी, या कौन सी लिपि थी। वो एक्स्टर बुक थी, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट थी, वर्शेली बुक, या नोवेल कोडेक्स थी, जिसे अपन बीवुल्फ एमएस के नाम से जानते हैं। मिल गया आंसर है। देखो चेहरे पे खुशी देखो इनके कि सर ये तो हमें पता चल गया। चलो चलो बताओ फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना। जब हम शुरुआती मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो जो बीवुल्फ के लिए जो कंटेन की गई थी वो मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी थी? वो नोवेल कोडेक्स थी, जो जिसे बीवुल्फ एमएस के नाम से हम जानते हैं। तो बीवुल्फ एमएस आपका सही जवाब है। वर्सेली, जूनियस और आपका एक्स्टर, है ना। जूनियस भी ध्यान रखना। ऑप्शन इसका कौन सा ठीक होगा? डी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बीवुल्फ? इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं तो 50 क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें से 20 क्वेश्चन कहूंगा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई एक इस एग्जाम में ही पूछा जाएगा सारे के सारे 20 क्वेश्चन। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप तैयारी करते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड बातचीत करते हैं, तो किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। उन्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस के आधार पे हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बीवुल्फ? बीवुल्फ जो एपिक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, बहुत बड़ी बातचीत इसके बारे में की गई है, तो ये तो पता होना चाहिए कि इसकी मेन थीम क्या है। व्हाट इज द मेन थीम? व्हाट इज द मेन थीम? राइटर, अच्छा, सिन एंड रिडेम्पशन है, हीरोइज्म और फेट है, कॉटली लव है, या रिलीजियस पिनांस है। तो सबको पता है कि सर इसमें किसकी बात की गई है? हेरोइक डीड्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है? हेरोइक डीड्स की बात की गई है, और ये आपका जो है वो हीरोइज्म और फेट को बताती है। अच्छा, है किसके बारे में?
है किसके बारे में? सर्मोलुपी एंड एंग्लोस sermon of the wolf of the to the English was written by, कुछ याद आता है इसके बारे में? हल्का सा बताया है मैंने, पढ़ा भी है हम लोगों ने। सर्मोलुपी एड एंग्लोस, पहली बात तो ये कुछ और भाषा में है, इंग्लिश में तो नहीं है, ये बात तो सबको पता है, ये बात तो सबको पता है कि सर ये इंग्लिश में नहीं है। सर्मोलुपी एड एंग्लोस जो है आपका सरमन टू द वोल्फ टू द इंग्लिश, ये किसने दिया? ये जो है वो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उपदेश, सरमन किसने दिया? एल्फ्रिक है, वुल्फस्टन है, बायरफर्थ है या किंग अल्फ्रेड है? और मैंने लिखा भी रखा है आप लोगों को, सर्मोलुपी एड एंग्लोस। मैंने कहा था एक सरमन बताया था आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। वुल्फस्टन है, ऑप्शन बी कुछ लोग कह रहे हैं, इज इट? बताओ फटाफट से। अरे बायफर्थ है या किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है, अल्फेरिक है या वुल्फस्टन है? तो क्या कहेंगे कि सर ये जो सरमन है वो किसका है? वुल्फस्टन का है। किसका है? वुल्फस्टन है। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट चॉइस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एलिजीज पढ़ाई थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, जो है वो कुछ प्रमुख एलिजीज के बारे में बात हुई थी, जिसमें से एक थी आपकी द सी फारर। द सी फारर जो एलिजीज थी उनमें से प्रमुख तौर पे जो है वो हमने एक तो बात की द सी फारर के बारे में, और एक थी द वंडरर और द सी फारर। तो वंडरर तो सबको पता है, यहां बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? सी फारर के बारे में। तो ये किसके बारे में? द जॉय ऑफ द सी वॉयस, या फिर आपका जो है वो लव एंड पेशन, वॉर एंड डेथ, द हार्डशिप ऑफ अ सेलर एंड लॉन्गिंग फॉर हेवन, है ना। ये जो है वो समुद्र से बिछड़ने का जो दुख है वो दिखाते हुए एक एलिजी लिखी गई जिसका नाम है द सी फारर। जिसका नाम है द सी फारर। इज इट? किसने कहा ऑप्शन ए? जॉय नहीं है, एलिजी तो दुख में लिखी जाएगी। एलिजी का मूल प्रारूप जो है वो एलिजी क्या है? मौन सॉन्ग को कहते हैं, वो दुख में लिखी जाती है। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या कहता है? ये जो है वो दोनों एलिजी याद रखना, द वंडरर और दूसरा जो है वो द सी फारर। द सी फारर। डन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की है ये। ऑप्शन डी इसका ठीक होगा, लिखवा रखा है इसको। 14th नंबर क्वेश्चन है, विच डायलेक्ट बिकम द स्टैंडर्ड ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज? कौन सा डायलेक्ट था? अलग अलग डायलेक्ट थे। विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज? तो उसमें से कौन सा डायलेक्ट था जो ओल्ड इंग्लिश के लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पे, यानी उसकी जो है वो साहित्यिक भाषा के तौर पे हमने एक्सेप्ट किया, है ना? कौन सा था बताओ फटाफट से। मर्शियन, कैंटिश, वेस्ट सेक्शन, या फिर आपका जो है वो नॉर्थम्बेरियन, वेस्ट सेक्शन, है ना। ऑप्शन डी जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ था आपने। नहीं 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 नहीं, वेस्ट सेक्शन जो है वो आपका एंग्लो सेक्शन के टाइम पे यूज किया गया। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय पे जो डायलेक्ट यूज किया गया वो कौन सा था? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट जो है वो प्रभावी रहा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। दिस वन वाज पूजा मैम, हाउ कैन यू से की सर बी होगा? बताओ, गलत हो गया ना। चलो, आफ्टर 1066 इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड बाई ब्लिंक एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। नॉर्मन विजय के बाद में, जब 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है, तो उसके बाद में इंग्लिश डोमिनेशन खत्म होता है और अब बात आती है बीच में इंग्लिश को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया किस लैंग्वेज के द्वारा? और ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट की, या फिर मैं कहूं कि आपका जो है वो रिलीजियन की, सबकी भाषा जो है वो क्या बनी? कौन सी भाषा बनी? किस लैंग्वेज को प्रमुखता मिली? लैटिन थी, फ्रेंच थी, सेल्टिक था या जर्मन थी? फ्रेंच का, है ना। यहीं से तो फ्रेंच अडॉप्शन भी आता है बाद में। देखो, चौसर का जो युग है जब शुरू होता है, चौसर का समय शुरू होता है, तो चौसर कहीं ना कहीं प्रेरित दिखाई पड़ता है किससे? उसके जो वर्क है उसको अपन 3 पार्ट में बांटते हैं। एक कौन सा? फ्रेंच पार्ट, यानी फ्रेंच पीरियड, एक इटालियन पीरियड और एक इंग्लिश पीरियड। तो शुरुआत में यानी 1066 के बाद में जब चौसर आए 1340 में, उसके बीच में जो डोमिनेशन था वो किसका था? फ्रेंच का था। वो किसका था? फ्रेंच का था। और लगभग 150 इयर्स तक तो इंग्लिश जो है वो डिफाइन ही नहीं हो पाई, यानी उतनी जो है वो बेहतर काम उसमें नहीं हो पाया। फिर आपके आते हैं 1199 में किंग जॉन,
और किंग जॉन के आने के बाद में, जिनका कार्य है आपका, जिनका समय है 1199 से 1216, ये आते हैं और इनके समय पर इंग्लिश धीरे धीरे वापस जो है वो शुरू होती है। और 1362 में जाते जाते 1362 एडी में इसे वापस से जो है वो इंग्लिश क्या बनती है, कोर्ट की लैंग्वेज बनती है। इंग्लिश को क्या बनाया जाता है, कोर्ट की लैंग्वेज बनाया जाता है, यानी यहां आते हुए इंग्लिश पूरी तरीके से वापस डोमिनेशन में आती है। यस और नो, इज इट? तो कौन सा सही होगा? सिर्फ फ्रेंच सही होगा, है ना, फ्रेंच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ तो। लेमन्स ब्रूट इज बेस्ड ऑन विच लेजेंडरी हिस्ट्री? लेमन्स ब्रूट के बारे में आपको शायद लास्ट के सेशन में भी था ये। लेमन्स ब्रूट, ओके ओके, टेक रेस्ट, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोग मौसम की चपेट में हैं। आराम भी करें साथ साथ में, और ठीक है बाद में भी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, परेशान मत होइएगा। लेमन्स ब्रूट इज बेस्ड ऑन विच लेजेंडरी हिस्ट्री? देखो पहली बात तो ये इतिहास है, लेमन्स ब्रूट जो है वो क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास का एक तरीके से। ये कितने जो है वो 15,000 लाइन में लिखा है क्या इसको, लेमन्स ब्रूट को? 15,000 लाइन्स, 15,000 लाइन्स में पोइम लिखी है कि नहीं? ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है, हिस्ट्री बताई गई है किसकी, किंग अर्थर और आपका जो है वो ब्रिटिश किंग्स के बारे में, है ना। आपका क्रूसेड्स, नॉर्मन इन्विजन और द लाइफ ऑफ क्रिस्ट के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात की गई है, किंग आर्थर और आपका जो है वो ब्रिटिश किंग्स की इतिहास का वर्णन किया गया है ना। एक लेजेंडरी जो है वो हिस्ट्री इसमें बताया गया है, पूरा का पूरा इतिहास बताया गया है। डन? बताओ बताओ फटाफट से, ये डन है क्या ये क्वेश्चन, या मतलब जो है वो मिसमैच हुआ है कहीं पर? ऐसा लग रहा है छोड़ दिया हमने। अरे बताया है, मैं नोट्स में ढूंढ के दूंगा तुम लोगों को, बाद में मत कहना कि सर बताया था लेकिन भूल गए, है ना। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी ठीक होगा। इट्स ये 15,000 लाइन की हमने बात की थी कि सर ये इसमें किसके बारे में बात हुई है, लेमन्स ब्रूट में जो है वो हिस्ट्री के बारे में बात हुई है, या किंग आर्थर और जो है वो ब्रिटिश किंग्स के इतिहास का वर्णन किया गया है। डन? ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। The Owl and the Nightingale. The Owl and the Nightingale is a religious poem, allegorical debate poem, या आपका जो है वो लिरिक सॉन्ग या रोमांस? चलो बताओ फटाफट से। द आउल एंड द नाइटिंगेल, आउल एंड नाइटिंगेल में बात की गई है, आउल एंड नाइटिंगेल में बात की गई है किसके बारे में? इज इट अ रिलीजियस पोइम और अ लिरिक सॉन्ग और अ रोमांटिक पोइम? नो, इट्स अ एलिग्रिकल डिबेट पोइम है ना। आपका आउल एंड नाइटिंगेल क्या है, एलिग्रिकल डिबेट पोइम है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। विच इवेंट हेल्प इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन? ठीक है, विच इवेंट, हमें पूछा है इवेंट, कब इंग्लिश जो है वो वापस से ऑफिशियल बनी? 1362 में, मैंने अभी बताया था 1362 एडी में जो है वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। इसके पहले आपको याद होगा कि इस समय पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स का, मतलब 100 ईयर्स से भी ज्यादा समय तक लगातार एक वॉर चलता रहा, लगातार एक वॉर चलता रहा, और उस वॉर को लेकर हमने बात की है। ये पेजेंट रिवोल्ट ये तो 1381 में है, 1381 में है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस या आपका जो है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ये 1066 में है। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? 100 ईयर्स वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद में, मतलब 100 ईयर्स के वॉर के बाद में जो है वो धीरे धीरे इंग्लिश का डोमिनेशन हुआ और इंग्लिश पूरी तरीके से जो है वो हावी हो गई, या मैं कहूं कि इंग्लिश का जो है वो प्रचलन आ गया, या मतलब समझ रहे हो, शासन आ गया। तो इजीली हम इस पे जा सकते हैं कि इस इवेंट के बाद में ये सारी चीजें हुई। द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश प्रोज राइटर आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वॉज? दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में ध्यान देना। अगर आपसे पूछे ओल्ड इंग्लिश पीरियड का प्रोज राइटर, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर पूछे, तो आपको कहना है, पहले इसका बताओ, देखिए ये इसका आंसर कौन कौन सही देगा। वुल्स्टन, लेमन, किंग अल्फ्रेड और रॉबर्ट मैनिंग? डू इट।
गो फॉर इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना अपना रिप्लाई जो भी है कि सर डी है, कोई लोग कह रहे हैं कि आपका जो है वो सी है, वुल्फस्टन भी कह रहे हैं। कुछ लोगों का जवाब जो है वो, अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश प्रोज राइटर पूछा है कब? आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, नॉर्मन विजय के बाद में, 1066 के बाद में, ठीक है, आफ्टर पूछा है, यानी कब की बात कर रहा है? इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो प्रोज है, नहीं नहीं नहीं, यही तो कंफ्यूजन है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिए जो ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर कहे जाते हैं वो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कहे जाते हैं, लेकिन आफ्टर हम बात करें नॉर्मन विजय में तो उसके बाद में वुल्फस्टन, लेमन, किंग अल्फ्रेड ना होके रॉबर्ट मैनिंग जो है वो क्या कहे जाते हैं? आपके ग्रेट प्रोज राइटर कहे जाते हैं। किसके? आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। डन। तो ऑप्शन डी ठीक करना है, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान जो है वो बिल्कुल अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो ठीक थे, लेकिन उसके बाद नॉर्मन विजय के बाद में जो है वो कौन आते हैं? रॉबर्ट मैनिंग आते हैं। इनके बारे में अपन ने लिखा भी है, एक बार देखना उसको। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डायलेक्ट यूज्ड बाय चौसर व्हिच बिकेम द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज। और देखो जिनके जो जो क्वेश्चंस गलत हो गए ना, एक बार वापस से सेशन खत्म होने के बाद में जब पीडीएफ मिल जाएगी तो दोबारा देख लेना। द डायलेक्ट है ना, अब उस डायलेक्ट की बात की है। देखो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में तो हमने जो है वो आपका वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट यूज किया था। उसके बाद में चौसर के समय पे, यानी चौसर ने जब शुरुआत की, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद की अगर बात करें तो उस समय पर जो डायलेक्ट था, जो बाद में चौसर ने भी यूज किया, या चौसर के हर एक वर्क में दिखाई पड़ता है, चौसर ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, या मैं कहूं कि जो है वो बाद में मॉडर्न इंग्लिश का बेस बना। मिडिल से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ जाते हुए, ठीक है, ओल्ड से मिडिल आते हुए तो जो डायलेक्ट था वो कौन सा था जो प्रमुख तौर पे यूज किया गया? वेस्ट सेक्शन जो है वो यूज किया गया। और मिडिल से मॉडर्न की तरफ जाते हुए जो डायलेक्ट यूज किया गया वो कौन सा था? ईस्ट। वो कौन सा था आपका जो है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था जिसे यूज किया गया, और चौसर ने भी बाद में इसे ही जो है वो अप्लाई किया। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा भाई? ऑप्शन ठीक होगा आपका ए। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए ऑप्शन आपका ठीक होगा, ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जेफरी चौसर इज नोन एज, ये तो बता दो, बताओ फटाफट से, ये तो अब इजी आ गया। जेफरी चौसर, फादर ऑफ प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, या फादर ऑफ एपिक, बताओ क्या कहे जाते हैं? तो सबको पता है कि जेफरी चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज की अगर बात करें तो वो आपके कौन कहे जाएंगे? अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कहे जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये तो कोई गलत करेंगे भी नहीं। चौसर वॉज बोर्न अराउंड, मतलब लगभग इनका जन्म, ये तो छोटे क्वेश्चन है, इनमें जरा टाइम नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि परेशान ना हो अपन, टाइम टेकन भी नहीं होना चाहिए इतना भी। सबको पता है 1340 के अराउंड जो है वो इनका जन्म बताया जाता है, 1340। चौसर सर्व्ड एज अ पेज टू, चौसर सर्व्ड एज अ पेज टू, पेज जो एक मतलब राजाओं के समय पर उनकी जो है वो साम्राज्य में एक पोस्ट होती थी, छोटी पोस्ट, एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 17, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने एज अ पेज जो है वो काम किया, एज ए पेज काम किया। किस राजा के नेतृत्व में किया? आपका किंग रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, ड्यूक ऑफ यॉर्क, या फिर आपका ड्यूक ऑफ क्लैरेंस। तो जो है वो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए ठीक होगा, है ना। प्रमुख जो है वो इनके समय पे, चौसर के समय पे 3 प्रमुख राजा जो है वो कौन कौन से हैं? एडवर्ड थर्ड है, आपका जो है वो रिचर्ड सेकंड है, और हेनरी फोर्थ है। एडवर्ड थर्ड जो डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं 14th सेंचुरी में, उसके अलावा जो है वो रिचर्ड सेकंड है, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके समय पे सबसे ज्यादा जो है वो अराजकता फैली, और तीसरे हैं तो आपके हेनरी फोर्थ। इसका जवाब होगा ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, ऑप्शन जो है वो ए ठीक होगा, ठीक है। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में इनको जो है वो एज ए पेज वहां पर जो है वो नौकरी मिली। उसके बाद में ये सेना में भी रहे, इनको पकड़ भी लिया गया, बाद में छुड़वाया गया, और फिर ये सारी चीजें रही।
द बुक ऑफ द डचेज वॉज रिटन टू, बताओ, क्वीन एनी, फिलिपा चौसर, ब्लांची डचेज ऑफ लांस्टर और मार्गरेट ऑफ अंजो। बताओ जल्दी से फटाफट से। द बुक of the Duchess was written to commemorate the book of the Duchess, the book of the Duchess। पहली बात तो किसने लिखी, दूसरी बात किस पर लिखी, तीसरी बात किस भाषा से प्रभावित है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है फिर तो। द बुक ऑफ द डचेस, राइटर कौन है इसके, द बुक ऑफ द डचेस जो है वो इस वर्क के राइटर कौन है, क्वीन एनी, फिलिपा चौसर। फिलिपा चौसर तो शायद मेरे ख्याल से, शायद मतलब मैं शायद बोल रहा हूं, आपको कंफर्म करना है कि सर ये तो वाइफ थी, ये तो कौन थी आपकी, वाइफ ऑफ चौसर थी, वाइफ ऑफ चौसर थी, इसी से तो शादी की थी, जो रानी के दरबार में जो है वो शाही रानी के दरबार में काम किया करती थी। अच्छा, इसके बारे में जो है वो थोड़ी जानकारियां स्टूडेंट को कम है। चलो फटाफट से लेते हैं इसको। द बुक ऑफ द डचेस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये किसके बारे में जो है वो बात करती है, तो ये बात करती है किसके बारे में, आपका ब्लांच डचेस ऑफ लांस्कर जो है वो आपका लांसेस्टर जो है वो ऑप्शन सी ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन जो है वो सी ठीक होगा। राइटर कौन है ये फटाफट से आप बताओगे, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सी। फ्रेंच रिलेशन दिखाई पड़ता है, फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज का जो है वो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। आप समझा दो देखिए। अरे जॉफ्री चौसर ने लिखा, ठीक है, द बुक ऑफ द डचेस। किसके बारे में लिखा कि सर ये जो है वो बुक ऑफ द डचेस लिखा, ब्लांच डचेस ऑफ लांसेस्टर जो है वो आपके इसके बारे में जो है वो इन्होंने लिखा था। ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। तो फिर बात आती है किसके बारे में, किस पीरियड में लिखी गई, तो सबको पता अभी अभी बात हुई है कि ये उनका जो फ्रेंच पीरियड है, शुरुआत में उन्होंने जो वर्क लिखे वो किससे प्रेरित थे, फ्रेंच भाषा से प्रेरित थे, कुछ ट्रांसलेशंस थे और कुछ जो है वो उन्होंने फ्रेंच भाषा से रिलेटेड लिखे, ठीक है। तो चौसर का वो समय फ्रेंच पीरियड के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच पीरियड। फिर इटालियन पीरियड जहां वो दांते, बोकाचियो और आपका पेट्रार्क से प्रभावित हुए, उसके बाद में जो है वो इंग्लिश पीरियड, जिसमें आते आते उन्होंने सेल्फ जो है वो वर्क लिखे, सारी चीजें खुद यूज की, कहीं से भी कोई भी सोर्सेज यूज नहीं हुए। तो इसका जवाब ऑप्शन बी है। अब फटाफट से इसके बारे में 2 से 3 बातें जो हमें देखनी है वो कौन कौन सी है कि सर किसने लिखा, जॉफ्री चौसर ने लिखा, किस भाषा में लिखा है, किस पीरियड के दौरान, फ्रेंच पीरियड आपका जो है वो फ्रेंच से रिलेटेड है, और तीसरा किसके बारे में लिखा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। द हाउस ऑफ फेम इज मॉडल्ड अपॉन, हाउस ऑफ फेम जो है वो किसके बेस पे है। देखो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको नोट्स में कहीं ना कहीं लिख कर दी हुई है। अब क्या होता है कि कुछ बातें बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है और कुछ बातें बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं की जाती है, लेकिन नोट्स में जो दिया है वो प्रॉपर बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज करके दिया हुआ है, इसलिए उसको देख लीजिएगा। ये जो है द हाउस ऑफ द फेम, ये किसके बेस पर है, किसके बेस पर जो है वो लिखा है इन्होंने, चौसर ने जो है वो द हाउस ऑफ द फेम किसके बेस पे लिखा है। बोकाचियो के जो है वो डेकामेरोन, पेट्रार्क के सोनेट, वर्जिल्स के जो है वो एनिड या आपके दांते की डिवाइन कॉमेडी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, और नंबर लगाओ यार, तुम्हारा एक तो ये पता नहीं चल रहा कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, ऐसे लिखाया 26 है तो 26 लिख कर दो, 26 फटाफट से लिखो देखिए। गो फॉर इट। द हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम जो है वो मॉडल है किसके ऊपर, दांतेज डिवाइन कॉमेडी, दांतेज डिवाइन कॉमेडी, दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है उसको मॉडल मानते हुए या उसको जो है वो प्रेरणा मानते हुए या उसके बेसिस पर आपके जॉफ्री चौसर लिखते हैं द हाउस ऑफ फेम। क्या लिखते हैं, द हाउस ऑफ फेम लिखते हैं। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। परफेक्ट, ये तो बता देंगे हम लोग। द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन अराउंड, कैंटरबरी टेल्स जो है वो कब लिखी गई और कब फिनिश हुई।
तो सबको पता है कि सर इसका लिखने की जो शुरुआत है वो अराउंड 1387 की हुई आपका, और 1400 में ये जो है वो क्या हो गई, जॉफ्री चौसर की मृत्यु हो गई। और ये आधी ही रह गई, आधी मतलब आधी ही कहां रह गई, 20% ही काम हुआ था इस पे, तो वैसे देखा जाए तो। और ये पूरी नहीं हो पाई, और ये पूरी नहीं हो पाई। तो बताओ फटाफट से। हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स एक्सक्लूडिंग चौसर? चौसर को एक्सक्लूड करते हुए, इंक्लूड नहीं करना, चौसर को हटाते हुए अगर हम बात करें चौसर के बिना, तो कितने पिलग्रिम्स जो है वो तीर्थयात्री कैंटरबरी टेल्स में शामिल थे? ये तो बताओ, इसमें तो क्या ही गलती करोगे। 29, 30, 31 और 32। हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर? 30, बिल्कुल। मतलब चौसर को मिला के जो है वो कितने थे, 31 थे। चौसर को मिलाकर कितने थे, 31 थे। और उन्होंने ये प्लान किया था कि 30 मल्टीप्लाई 4 120 जो है वो हम लोग क्या करेंगे, टेल सुनेंगे। आते समय दो, जाते समय दो, कुछ इस प्रकार की बातचीत जो है वो हुई थी। 30 मेंबर्स आपका एक्सक्लूडिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। द पिलग्रिम्स स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम, मैंने कहा था दो बातें याद रखना, कहां से स्टार्ट हुई और कहां जाएगी। कहां से स्टार्ट हुई और कहां जाएगी। तो पिलग्रिम्स ने, तीर्थयात्रियों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, तीर्थयात्रियों ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, कैंटरबरी तो वो जा रहे थे, ठीक है, लंदन ब्रिज से स्टार्ट हुई या आपका वेस्टमिंस्टर से स्टार्ट हुई? नहीं सर, ये हुई थी टबर्ड इन साउथ वॉक से। टबर्ड इन साउथ वॉक से इस जर्नी को स्टार्ट किया गया। और आपका वेस्टमिंस्टर तो कौन सी जगह है, जहां चौसर को दफनाया गया, चौसर की मृत्यु के बाद में चौसर को जहां दफनाया गया, उनका अंतिम समय। इसका ऑप्शन सी होगा, टबर्ड इन। हु इज द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स? जो कैंटरबरी टेल्स है, चौसर का सबसे प्रमुख वर्क या जो मास्टरपीस है, उसमें जो होस्ट है, उन तीर्थयात्रियों के लिए जो होस्ट है उसका नाम क्या था? जॉन ऑफ गॉन्ट, द नाइट, थॉमस बेकेट, या फिर आपका जो है वो हैरी बैली। थॉमस बेकेट कौन है? सेंट थॉमस बेकेट। सेंट थॉमस बेकेट ये कौन है सर? ये वो है, मतलब मंदिर, या मैं कहूं कि अपन तो मंदिर बोलते हैं, मतलब ईसाई धर्म के अनुसार जो है वो उस चर्च में उन्हें जाना था। सेंट थॉमस बेकेट की चर्च है कैंटरबरी में। यहां ये तीर्थयात्री जा रहे थे टबर्ड इन साउथ वर्क से। टबर्ड इन साउथ वर्क से कहां जा रहे थे? सेंट थॉमस बेकेट के यहां जो है वो कैंटरबरी में जा रहे थे, ठीक है। और इनका जो होस्ट था ना, जो होस्ट करने वाले थे, उसका नाम था हैरी बैली। क्या नाम था? हैरी बैली जो है वो इनका नाम था, याद रखियो भैया, हैरी बैली। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टेल्स डिड चौसर प्लान फॉर द कैंटरबरी टेल्स? चौसर ने क्या प्लान किया था कि कितनी जो है वो टेल्स होनी चाहिए? तो 120 टेल्स होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे प्लान किया था कि 30 जो है वो तीर्थयात्री है, एक मैं खुद हूं, मैं तो सुनूंगा, और मतलब मैं सुनने का मतलब कि भाई 30 तीर्थयात्री जो है वो दो जाते समय, जब वो तीर्थ यात्रा से, जब वो कहां जा रहे हैं, कैंटरबरी जा रहे हैं, तो दो तो जाते समय सुनाएंगे और दो आते समय सुनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 120 हो जाएगी। लेकिन पूरी कितनी हुई? 24 टेल्स ही पूरी हो पाई। उसके बाद में चौसर की मृत्यु हो गई, और वो जो है वो टेल्स पूरी ही नहीं हो पाई, वो टेल्स पूरी ही नहीं हो पाई, यानी वो कैंटरबरी टेल्स अधूरी ही रह गई, कैंटरबरी टेल्स अधूरी ही रह गई। नेक्स्ट आपका, which tale in the Canterbury Tales is a moral allegory on greed? I have already told you, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, है ना। क्या कहा था अपन ने? एक कोटेशन लिया था हम लोगों ने, ग्रीड इज द की ऑफ ऑल एविल्स, कुछ इस प्रकार से, कि सारी बुराइयों का जो है वो जड़, या आपका जो है वो ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। सारी की सारी बुराइयों की जड़ कौन है? ग्रीड है, लालच है। ये इनकी किस टेल में कहा गया? मैंने आपको 4 से 5 जो है वो प्रमुख टेल बताई थी, कहानियां बताई थी, कि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और खास तौर से ये जो मॉरल एलिग्रिक जो आपका है किसके ऊपर? ग्रीड के ऊपर। वो किस में कहा गया था? पार्डनर्स टेल में कहा गया था, मिलर्स टेल में कहा गया था, वाइफ ऑफ बाथ्स टेल में, या नाइट्स टेल में? याद करो, देखिए फटाफट से। पार्डनर्स टेल में कहा गया था, है ना, पार्डन आपका पादरी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा सर? ऑप्शन ए ठीक होगा। किसके बारे में? मोरल एलिग्री ऑन ग्रीड की अगर बात करें, यही है क्या?
पार्टनर्स टेल। 32 ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, ए होगा। 33 की अगर बात करें, विच टेल रिप्रेजेंट्स अर्ली फेमिनिस्ट आइडिया। हाँ, वाइफ वाला तो वुमेन से रिलेटेड था, दैट्स क्वाइट गुड। अब ये बताओ फटाफट से, विच टेल रिप्रेजेंट्स अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज, जो शुरुआत के फेमिनिस्ट आइडियाज थे उसके लिए कौन सी टेल बताई गई थी, कौन सी कहानी बताई गई थी। अब इसको ठीक करो, नन्स प्रीस्ट टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द क्लर्क्स टेल और द रेवीज टेल। 33 जिसमें विमेन मतलब फेमिनिज्म की बात की गई थी, विमेन्स को जो है वो सपोर्टिव जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था, वो कौन सी टेल थी, किस कहानी में जो है वो इसका वर्णन किया गया था। 32 में आंसर। आप कुछ लेट चल रहे हैं या मैं तेज चल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत बाद में विजिबल हो रहे हैं। चलो, विच टेल रिप्रेजेंट्स अर्ली फेमिनिज्म, है ना, जो है वो अर्ली फेमिनिज्म की बात करने वाली टेल जिसके बारे में चौसर ने वर्णन किया था, वो कौन सी थी, द वाइफ ऑफ बाथ्स, है ना, बाथ की पत्नी की जो है वो कहानी, बाथ की पत्नी की कहानी। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। हाँ, ये तो सबको पता है, वाइफ ऑफ बाथ। तो देखो, एक टेल तो कौन सी याद करनी है, ये वाली जिसमें मॉरल एलिग्री यूज की हुई है, ग्रीड को लेकर कहा है कि भैया ग्रीड ही सारी जो है वो बुराइयों की जड़ है, लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है। ये पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ये पार्टनर्स टेल में ये कहा गया। उसके बाद में एक आपका फेमिनिज्म आइडिया को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये किस टेल में कहा गया, तो द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल में कहा गया। अब एक टेल है आपका बीस्ट फेबल, जो एनिमल एलिग्री है उसके बारे में। विच टेल इज अ बीस्ट फेबल, है ना, बीस्ट फेबल एनिमल्स के बारे में किस पे बात की गई थी, मिलर्स टेल में, पार्टनर्स टेल में, नन्स प्रीस्ट टेल में या द नाइट्स टेल में। देखो, नाइट्स टेल तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, उसके बाद में आपका मिलर्स टेल और पार्टनर्स टेल। एक और है आपका द नन्स प्रीस्ट टेल। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 34, ये जो है आपका एनिमल एलिग्री की अगर बात करें, बीस्ट फेबल की अगर बात करें, तो वो कौन सी है, द नन्स प्रीस्ट टेल, है ना, द नन्स प्रीस्ट टेल जो है वो किसके बारे में बताती है, एनिमल एलिग्री है ये, बीस्ट फेबल बताती है। ठीक है, क्या बताती है, बीस्ट फेबल के बारे में बताती है ये वाली कहानी। नाइट्स टेल आपका जो है वो पार्टनर्स टेल, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और आपका जो है वो मिलर्स टेल। एक कहानी में बताया गया है, नाइट्स टेल में क्या बताया गया है, मिलर्स नहीं, द नन्स प्रीस्ट टेल। What meter is used in the Canterbury Tales? ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से एक नई शुरुआत हुई थी, और वो कौन सी थी, राइम्ड कपलेट है, ब्लैंक वर्स है, हेरोइक कपलेट और बैलेड स्टेंजा है। देखो, राइम्ड कपलेट सबको पता है, हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स और आपका जो है वो बैलेड स्टेंजा। कैंटरबरी टेल्स में कौन सा मीटर यूज हुआ था, बिल्कुल नन्स प्रीस्ट टेल जो है, जिसमें नन्स जंगल में एनिमल्स के बीच में रहते हैं। 35 में सब लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए। सोचो, एक बार और सोचो, देखिए राइम्ड कपलेट है या हेरोइक कपलेट है। आपको नहीं लगता कि हमने हेरोइक कपलेट जो है वो कहीं ना कहीं चौसर के पास में ही पढ़ा है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है, इसको भी ए कह रहे हैं। अरे राइम कपलेट था या हेरोइक कपलेट था, ब्लैंक वर्स जिसमें मीटर नहीं होता, जिसमें राइम होती है मीटर नहीं होता। ठीक है, एक आपका बैलेड स्ट्रेंजा है, एक आपका राइम्ड कपलेट है और दूसरा आपका हेरोइक कपलेट है। और क्या पूछा है, कैंटरबरी टेल्स में कौन सा मीटर यूज किया गया, कैंटरबरी टेल्स में कौन सा मीटर यूज किया गया। तो कैंटरबरी टेल्स में कौन सा मीटर यूज किया गया था, हेरोइक कपलेट्स को यूज किया हुआ है। कपलेट तो था, कौन सा था ये नहीं पता, है ना, हेरोइक कपलेट जो है वो इसमें यूज किया है किसने, जॉफ्री चौसर ने। विच पिलग्रिम रिप्रेजेंट्स द ट्रू क्रिश्चियन आइडियल्स। ये अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें कुछ इस तरीके से पूछा है, यानी जिन कैरेक्टर्स की हमने बात की थी कि इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया, इन्होंने जो है वो मॉन्क को लिया, पार्टनर को लिया, जो है वो फ्रायर को लिया, पर्सन को लिया, तो इनमें से किसके बारे में चर्चा की गई है,
जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू क्रिश्चियन आइडियल्स को, ट्रू क्रिश्चियन आइडियल्स को बताते हैं। मॉन्क है, पार्टनर है, हेरोइक, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ तो देखिए 36। अच्छा, मॉन्क साधुओं के बारे में, या मॉन्क था, पार्टनर थे आपके जो है वो फ्रायर होते हैं तपस्वी, और एक और कौन है आपका, पार्सन, पादरी। तो किसको प्रमुखता पे रखा गया था, मतलब किस पिलग्रिम को जो है वो, कौन सा पिलग्रिम रिप्रेजेंट करता था, कौन सा जो है वो तीर्थयात्री इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ट्रू क्रिश्चियनिटी जो है वो किसमें है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पादरी इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, पादरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बता देंगे थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज इंस्पायर्ड बाई, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। आप जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एक और सेशन लेंगे तो उसमें पूरा डीप वाले क्वेश्चन होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज इंस्पायर्ड बाई, दो जो कैंटरबरी टेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसका इंस्पिरेशन कहां से आया है। दांतेस डिवाइन कॉमेडी, ये पहले हम यूज कर चुके हैं, बोकाचियोस, डेकोमेरन, वर्जिल्स, एनीड और द बाइबल, कहां से इसका जो है वो स्ट्रक्चर आया। क्वेश्चन नंबर 37, ये कहां से आया है, बोकाचियो से, बोकाचियो के वर्क से जो है वो इसे लिया है। बोकाचियो जो एक इटालियन रिफॉर्मर है, मैं कहूं तो इटालियन जो है वो इटली में रेनेशा के जो लीडर्स हैं उनमें से दांते, बोकाचियो और पेट्रार्क हैं मूल तौर पे, और वहां जब जॉफ्री चौसर उनसे मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, और उनसे प्रभावित होने के बाद में जब वो वापस आकर लिखते हैं तो वो अधिकतर वर्क उन्हीं से जो है वो रिप्रेजेंटेशन में या उन्हीं से प्रभावशीलता में ले जाते हैं। इसलिए जॉफ्री चौसर का एक समय जो है वो बीच का लिखने का समय इटालियन पीरियड कहा जाता है। तो ये बोकाचियो से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा था। बोकाचियो का जो वर्क है डेकामेरॉन, उससे प्रभावित होकर, और दांते की कॉमेडी से जो है वो प्रभावित होकर इन्होंने, पहले हमने इसका जो है वो क्वेश्चन देख लिया है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इन द कैंटरबरी टेल्स द नाइट्स टेल रिप्रेजेंट, ये तो बता दोगे। तो पहली टेल याद होगी आपको, नाइट्स टेल, मैंने आपको कहा था जो उच्च वर्ग है, नाइट्स टेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये तो वो हुआ ना उच्च वर्ग, क्या आपका नाइट्स टेल कौन सी है, जो रोमांटिक कॉमेडी है, एलिगरी ऑफ फेथ है, चिवर्लिक रोमांस है, या सैट्रिकल पैरोडी है, बता दोगे। 38 नंबर क्वेश्चन, पहले नंबर पे जो है वो बात हुई थी इस टेल के बारे में, नाइट्स टेल। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है ना। एलिग्री ऑफ फेथ है, रोमांटिक कॉमेडी है आपका, सैट्रिकल पैरोडी है, या आपका जो है वो चिवर्लिक रोमांस है। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो है वो आपका रोमांटिक, मतलब इसमें जो है वो बातचीत की गई है, मतलब एक ही लड़की के दो अलग अलग जो है वो एस्पेक्ट दिखाए गए, मतलब दो अलग अलग प्रेमियों के बारे में जो है वो चर्चाएं की गई है। द जनरल प्रोलॉन्ग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज ऑफन कॉल्ड, ये मैंने आपको शुरुआत में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसकी जो प्रस्तावना है, उसका जो जनरल प्रोलॉन्ग है, उसे हम कैसे देखते हैं, क्या कहा जाता है उसके बारे में। उसे कहा जाता है जैसे एक ट्रेजिक विजन हो, एक पॉलिटिकल एलिग्री हो, या एक ड्रीम विजन हो। नहीं, इट्स अ मिरर ऑफ सोसाइटी, इट्स अ मिरर ऑफ सोसाइटी, या फिर दूसरे शब्दों में इसे फोटो गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी भी कहा जाता है। फोटो गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी जो है वो इसे देखा जाता है कि एक तरीके से इनका ये जो वर्क है उसमें 14वीं शताब्दी का जो लोग थे, यानी उसके हर वर्ग को जो है वो शामिल किया था कैंटरबरी टेल्स में जॉफ्री चौसर ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसे कहा जाता है, इसका जो जनरल प्रोलॉन्ग है वो क्या कहता है, अ मिरर ऑफ सोसाइटी। है कि बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, तो अ मिरर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। द टर्म राइम रॉयल रेफर्स टू, देखो एक टर्म है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से हम लोग इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। राइम रॉयल, राइम रॉयल किसको कहते हैं, एक टर्म राइम रॉयल, इसको यूजीसी ने भी पूछा है, इसको आपका जो है वो सेट ने भी पूछे हैं, या मैं अलग अलग एग्जामिनेशंस की बात करूं तो बहुत सारी एग्जाम्स जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल की है तो बहुत बार इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है।
7 लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल कहते हैं, 4 लाइन स्टेंजा ब्लैंक वर्स या हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट तो होगा नहीं, ठीक है। ब्लैंक वर्स जिसमें आपका क्या नहीं है, 4 लाइन स्टेंजा को तो क्वाटेरियंस कहते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। ब्लैंक वर्स एक होता फ्री वर्स, फ्री वर्स में ना ही राइम है और ना ही मीटर है। ब्लैंक वर्स में राइम नहीं है लेकिन मीटर है। और 7 लाइन स्टेंजा को कहा जाता है राइम रॉयल, है ना। 7 लाइन स्टेंजा को क्या कहा जाता है, राइम रॉयल कहा जाता है। इज इट? अलग अलग होते हैं ना, जैसे 2 लाइन का स्टेंजा होता है, 3 लाइन का हो गया, 4 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 7 लाइन का, 8 लाइन का। तो 7 लाइन स्टेंजा जो है वो उसे कहा जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में यूज किया जाता है, हालांकि मैं जब अपन बात करेंगे इसके बारे में तो उस समय पे राइम वाले पोर्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि राइम रॉयल किसको कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। द पार्सन्स टेल इज रिटन इन, जो पादरी की टेल है वो किस में लिखी गई है। ये मे बी, आई थिंक, मैं तो बहुत देखो ओरिजिनलिटी वाली बात करता हूं, आई थिंक हमने इसको कहीं ना कहीं स्किप कर दिया था पढ़ते समय पे, बट मुझे लगा कि जब इसके क्वेश्चंस बन रहे थे तो इट मस्ट बी आस्क्ड। इसका एक रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। जो पादरी की कहानी है उसको वर्स में लिखा गया, प्रोज में लिखा गया, बैलेट फॉर्म में लिखा गया या ब्लैंक वर्स में लिखा गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका बी है। मैं आपको इसका जो है वो बता दूं फटाफट से, आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो कि सिर्फ प्रोज में लिखा गया। एंड इसको इसलिए पूछा जा सकता है कि ये जितनी भी कैंटरबरी टेल्स की जो कहानियां थी, कैंटरबरी टेल्स की जितनी भी कहानियां थी, ओनली वन जो किसमें लिखी गई, प्रोज में लिखी गई। अब आई के बात समझ में, अब लग रहा है ना कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी थी जिसको प्रोज में लिखा गया, ये अकेली ऐसी थी जिसको प्रोज में लिखा गया। डन। इसलिए आपको याद रखना है पार्सन्स टेल जो है वो किस में लिखी गई, प्रोज में लिखी गई। दैट वाज द ओनली वन, दैट वाज द ओनली वन इन ऑल कैंटरबरी टेल्स। जितनी भी कैंटरबरी की कहानियां थी उनमें से ये एक थी जिसे प्रोज में लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज चौसर्स कंटेम्परेरी एंड फ्रेंड, इनमें से कौन सा व्यक्ति चौसर का एक कंटेम्परेरी और फ्रेंड रहा, समकालीन भी रहे और आपके जो है वो फ्रेंड भी रहे। बाद में उनमें थोड़ी थोड़ी जो है वो नोकझोंक भी हुई और वो राइवल भी बन गए। तो ये विलियम लैंगलेड है आपका, मॉरल गोवर है, वाइक्लिफ है या स्केलेटन है, बताओ फटाफट से। चलो गुलशन गौर ये बढ़िया था सर। ये जो है जिनके बारे में कहा जाता है कि सर वो दोस्त भी हैं, कंटेम्परेरी भी हैं और उसके बाद में राइवल भी हुए, उनका है ना मनमुटाव भी रहे, वो है मॉरल गोवर, गुलशन गोवर, जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं। तो ये गोवर साहब है, मॉरल गोवर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉरल गोवर कहा जाता है। इनके वर्क में कुछ एथिकल वैल्यूज आपको ज्यादा ही दिखाई पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही जो है वो मॉरल खेलते हैं। ये अपने हर एक वर्क में मॉरलिटी पे जो है वो ज्यादा बात की है, ठीक है। तो मॉरल गोवर जो है वो इनके, जॉन गोवर, सॉरी मॉरल गोवर, कहां से जॉन भैया बीच में आ जाते हैं भैया। पायर्स प्लॉमैन इज रिटन बाय, देखो कल हम लास्ट में जो है वो 2 से 3 बातें हम लोगों ने की थी, कुछ स्पेसिफिक वर्क पे बात की थी कि इनमें से इन 2-3 वर्क को याद रखना। एक और पूछूंगा अभी तो। पायर्स प्लॉमैन इज रिटन बाय जॉन वाइक्लिफ, विलियम लैंगलेड, मॉरल गोवर और रॉबर्ट मैनियम। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो फिर मजा आएगा आप लोगों को। 43 नंबर क्वेश्चन है, पायर्स प्लॉमैन किसने लिखा। अरे बहुत बढ़िया। ऑप्शन कौन सा है सर, जॉन वाइक्लिफ ने नहीं लिखा, आपका गोवर ने नहीं लिखा, रॉबर्ट मैनिंग ने लिखा, मैनिंग ने नहीं लिखा, इसे लिखा था विलियम लैंगलेड ने। किसने लिखा था, विलियम लैंगलेड ने लिखा था। विलियम लैंगलेड वाज द कंटेम्परेरी ऑफ जॉफ्री चौसर, ये उनके कंटेम्परेरी थे। ये उनके कौन थे, कंटेम्परेरी थे। और ये वाला भी बहुत अच्छा, ये नहीं है, इसके अलावा भी है आगे, वो इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ चौसर रेफर्स टू विच सेंचुरी, एज ऑफ चौसर जो है वो किस सेंचुरी को रेफर करती है। वी वेरी वेल नो दैट इट रेफर्स 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी को जो है वो रेफर करती है। चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, चौसर किन
राइटर्स से या किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुए? एंग्लो सेक्शन मॉन्क से, फ्रेंच एपिक पोइट से, ग्रीक ड्रामेटिस्ट से, या इटालियन राइटर्स दांते, पेट्रार्क और बोकाचियो? तो वी वेरी वेल नो कि सर ये जो है वो आपके दांते, पेट्रार्क और बोकाचियो से जो है वो प्रभावित हुए और उसके बाद में उन्होंने काफी सारे उनके रिफॉर्मेशन में वर्क भी जो है वो तैयार किए। चौसर्स फर्स्ट मेजर पोइम वाज, चौसर की पहली मेजर पोइम। अच्छा, इसमें दो बार एक ही ऑप्शन आ गया है ना, ये गलत हो गया, इसको छोड़ दो एक बार। 47 नंबर क्वेश्चन बताओ, 47 नंबर। द वाइफ ऑफ बाथ इज फेमस फॉर, वाइफ ऑफ बाथ जहां फेमिनिस्ट की बात की गई है, फेमिनिज्म जहां अर्ली फेमिनिज्म जो है वो दिखाई पड़ता है किसमें? कैंटरबरी टेल्स में एक कहानी बताई गई है वाइफ ऑफ बाथ की। उस कहानी में मतलब जनरली वो किसके लिए फेमस है? वाइफ ऑफ बाथ जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो वो फेमस है किसके लिए? हर 5 मैरिजेज, अपनी 5 शादियों और बोल्ड व्यूज के लिए, और उनको लेकर उनका जो बोल्ड व्यू था उसको लेकर वो फेमस थी, उसको लेकर वो फेमस थी, फेमिनिज्म की बात की गई है। हाँ, उसमें ऑप्शन सेम आ गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? हर 5 मैरिजेज एंड बोल्ड व्यूज। ये जो है वो मेन कंसर्न था किसका? वाइफ ऑफ बाथ का। चौसर्स ह्यूमर, चौसर्स ह्यूमर इज, चौसर का जो ह्यूमर है, चौसर का जो ह्यूमर है वो कैसा था? हाउ वो चौसर्स ह्यूमर? इट वॉज हार्श और बिटर, कॉयस और वायलेंट, जेंटल एंड टॉलरेंट और मेलनक्लिक। कल बताया था अपन ने, बात हुई थी कि ही लाफ्ड विथ पीपल नॉट एट द पीपल, मतलब लोगों के ऊपर ना हंस के वो लोगों के साथ हंसे थे, लोगों के ऊपर ना हंस के वो लोगों के साथ हंसे थे। मतलब वो जनरली उन्होंने ह्यूमरिस्टिक वे में तंज जरूर कसे, है ना, जो है वो सेट्रिकल वे में तंज जरूर कसे, लेकिन वो बिटरनेस के साथ में नहीं थे। उनकी बातों में जो है या उनके वर्क में कड़वाहट दिखाई नहीं पड़ती, ना ही वो वायलेंट है और ना ही वो आपका मेलनक्लिक है, वो है जेंटल और टॉलरेंट। कैसा है उनका ह्यूमर, कैसा दिखाया गया है? जेंटल और टॉलरेंट उनका जो है वो ह्यूमर दिखाया गया। 48 का जवाब होगा ऑप्शन सी। इट मींस यू हैवंट जॉइन योर स्टडीज क्लास, है ना पूजा मैम? समझ गए हम। कन्फेशियो एमेंथीज वाज रिटन बाय, अगर नहीं बताया तो देख लेना, बताओ। कन्फेशियो, कुछ कन्फेशन से याद आता है आपका? जॉन वाइक्लिफ है, जॉन गोवर है, विलियम लैंगलेड है, या आपका जॉन बार्बर है? कन्फेशियो, कन्फेशन है लवर्स कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, कन्फेशियो एमेंथीज जिसके बारे में अ लवर्स कन्फेशन है, अ लवर्स कन्फेशन, एक प्रेमी का कन्फेशन है। बताओ तो किसने लिखा ये कन्फेशियो एमेंथीज? विलियम लैंगलेड, जॉन गोवर, जॉन वाइक्लिफ, और एक है आपके जॉन बार्बर। हु इज द राइटर? गो फॉर इट। बताओ बताओ जल्दी से, क्या क्या जवाब चल रहे हैं? अरे मोरल गोवर ने नहीं लिखा। किसके बारे में बात हो रही है? कन्फेशियो एमेंथीस किसने लिखा? ये लिखा सर आपका जॉन वाइक्लिफ। अच्छा, जॉन वाइक्लिफ तो वही तो है ना? कौन है सर? इतना आपने बेहतर तरीके से इनका नाम लिया है। ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, और जिन्होंने जो चर्च थे, ए और बी दोनों कैसे हो सकते हैं? अच्छा, दोनों में से एक ऑप्शन आप छांट लेना सर। एक है जॉन गॉवर, एक है जॉन वाइक्लिफ। वाइक्लिफ तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल ट्रांसलेट की, या फिर इनका एक दूसरा, इन्हें क्या कहा जाता है? द मॉर्निंग स्टार।
क्या कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को जो है वो द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इज इट राइट और नॉट? हाँ, बताओ देखिए। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जॉन वाइक्लिफ। जॉन गोवर है, मॉरल गोवर, इन्होंने लिखा था आपका कन्फेशियो। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन रेफर्स टू, हाँ बी ही है। चलो तो बता दो फटाफट से। अच्छा, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन तो कहा जाता है किसको? मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन तो कहा जाता है किसको? वाइक्लिफ को। और मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेशा, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेशा ऑफ 14th सेंचुरी अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर वो किसे कहा जाएगा? ये तो जॉन वाइक्लिफ है, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। ये तो कौन हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ यानी उस समय पे जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि सर जब चौसर का समय था तो एक तरफ पादरी वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट थे, है ना, चर्च बहुत ज्यादा करप्ट थी, तो उसको लेकर सबसे पहले प्रमुख तौर पे जो है वो बातचीत करना या उनको जो है वो लोगों के सामने एक तरीके से जो है वो रिवील करना, लोगों के सामने लाने का मूल काम जो है वो किसने किया था? जॉन वाइक्लिफ ने किया था। और लोग धर्म से जुड़े, लोगों को धर्म की समझ ज्यादा हो, इजी वे में वो अपने धर्म को समझ पाए, इसके लिए इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश भाषा में, ताकि लोगों की समझ जो है वो धर्म के प्रति रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उनका बेहतर हो। हालांकि सेम टाइम पे आपके जॉफरी चौसर भी काम कर रहे थे, लेकिन जॉफरी चौसर ने जो है वो ये जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपनी कैंटरबरी टेल्स में मॉन्क्स टेल है उसमें इस बात को बताया या लोगों को जो है वो बताने का प्रयास किया कि चर्च वगैरह में क्या धांधलियां चल रही है, लेकिन प्रमुख तौर पे इस बात के लिए जिसको श्रेय दिया जाता है वो है जॉन वाइक्लिफ, इसलिए उन्हें कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। चौसर्स कंटेम्पररीज वर, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 52 क्वेश्चन है आज के सेशन में। एक ये बता दो फटाफट से, बताओ फटाफट से, चौसर के कंटेम्पररीज के नाम आपके मॉरल गोवर, विलियम लैंगले, जॉन वाइक्लिफ और जॉन बार्बर, यही तो हैं आपके। वाइट, सरे, स्पेंसर, मिल्टन, हाँ, शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन और आपका जो है वो जोनाथन स्विफ्ट। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन ठीक होगा ये। इसमें चारों मैंने आपको बताए हैं, मॉरल गोवर हो गया, विलियम लैंगलेड हो गया, आपका जॉन वाइक्लिफ हो गया और चौथे आपके बार्बर हो गए। चौसर्स टोन इन द कैंटरबरी टेल इज, चौसर की टोन कैसी थी? चौसर की टोन कैसी थी? सैनिकल, ट्रेजिक, एंग्री, रियलिस्टिक यट सिंपैथेटिक। चौसर की जो टोन थी वो कैसी दिखाई पड़ती है? तो चौसर की टोन जो है वो ट्रेजिक, एंग्री ना दिख के रियलिस्टिक। देखो वास्तविकता पे बहुत सारे काम चौसर ने किए और साथ साथ में लोगों के प्रति जो है वो सिंपैथी भी उन्होंने दिखाई। तो उन टेल्स में उन्होंने आम लोगों के जीवन का वर्णन किया या आम लोगों को टच किया, और इसका सही जवाब क्या होगा कि इट वॉज रियलिस्टिक यट सिंपैथेटिक। ऑप्शन डी। नाउ टेल मी कि प्रैक्टिस सेशन कैसा था और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ? एक और प्रैक्टिस सेशन होगा जो एडवांस लेवल का होगा, वो अभी नहीं होगा, कल तो अपन पहले इसके बाद में चौसर के बाद में 15वीं शताब्दी पूरी करेंगे पहले, क्योंकि फिर धीरे धीरे अपन को कोर्सेज भी जल्दी स्पीड से करने हैं। और मैं कोशिश करूंगा दिवाली बाद में, अब देखो 2 दिन बाद में तो जो है वो दिवाली आ जाएगा, मतलब दिवाली आ जाएगा का मतलब दिवाली की छुट्टियां हो जाएगी। उसके बाद में एक तो आपको पेडागोजी वाला जो पार्ट है, एक इंडियन जो लिटरेचर वाली जो यूनिट है, वो मैं पैरेलली साथ में दे दूंगा, ताकि दोनों साइड में हम लोग कवर करते रहें। स्टूडेंट के लिए इंडियन लिटरेचर, पेडागोजी ये तैयार करना तो बहुत आसान है, सबसे डिफिकल्टी वाला मामला यही है, स्टार्टिंग के 4 जो यूनिट है वो वाली। तो वो 4 यूनिट आप सब अभी जो है वो मेरे साथ साथ में लाइव में ही तैयार करो, और बाकी हम एक पार्ट और शुरू करेंगे ताकि कोर्स या सिलेबस जो है वो जल्दी कवर अप हो पाए। सो मिलते हैं एक और नए सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू टुमारो।